प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे राजवंश की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है, जिनके शासकों ने संपूर्ण भारत पर न केवल विजय प्राप्त की बल्कि राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। उनके योग्य नेतृत्व में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्धपूर्ण बना। भारत का न केवल आंतरिक बल्कि विदेशी व्यापार भी फला फूला। साथ ही साथ भारत में सांस्कृतिक वैभव भी बढ़ा। कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला आदि में भी काफ़ी उन्नति हुई। ऐसा राजवंश मुगल राजवंश था, जिसकी स्थापना से पूर्व भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टि से उस समय भारत काफ़ी दुर्बल और अस्थिर था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा है कि उसके आक्रमण से पूर्व भारत में 7 राज्य थे, जिनमें से 5 राज्य मुस्लिम राजाओं द्वारा शासित थे और 2 राज्य हिंदू राजाओं द्वारा शासित थे। उन 7 राज्यों की स्थिति की अगर बात की जाए तो 5 राज्य उत्तर भारत में स्थित थे और 2 राज्य दक्षिणी भारत में स्थित थे। 5 मुस्लिम राज्यों की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से उस समय जाना जाता था। दूसरा पूर्व में बंगाल, तीसरा मध्य में मालवा और चौथा मुस्लिम राज्य गुजरात था, जबकि 5वां मुस्लिम राज्य दक्षिणी भारत में स्थित था और वो बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हिंदू राज्यों की अगर बात की जाए तो एक राज्य उत्तरी भारत में मेवाड़, जिसका शासक राणा संग्राम सिंह था, और दूसरा राज्य विजयनगर, जिसका शासक कृष्णदेवराय था। परंतु ये राज्य आपस में एक दूसरे से अपने राज्य विस्तार हेतु संघर्षरत थे और कुल मिला के भारत की स्थिति वैसी ही थी जैसी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व थी। किसी भी राज्य के द्वारा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ऐसी परिस्थितियां एक विदेशी आक्रमणकारी के लिए बहुत ही अनुकूल थी। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से भारत उस समय भी संपन्न अवस्था में था। यहाँ की कृषि व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे समुन्नत स्थिति में थे और भारत की आर्थिक समृद्धि की कहानियाँ बाबर ने एक बुढ़िया के मुँह से भी सुनी थी और आर्थिक दृष्टि से भी बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित था। हालांकि आर्थिक कारण प्रमुख कारण नहीं था, परंतु फिर भी एक सहायक कारण अवश्य था। इसी प्रकार बाबर का चरित्र और क्षमता भी भारत आक्रमण के लिए उसको प्रेरित कर रहे थे। बाबर का प्रारंभिक जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरा था। मध्य एशिया की राजनीति में उसको कई बार पराजय का सामना करना पड़ा, कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनने उसके धैर्य को और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके चरित्र को और ज़्यादा प्रबल बना दिया और वो बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी था। इस कारण से वो भारत को जीतना चाहता था। साथ ही साथ भारतीयों के द्वारा भी बाबर को आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया गया, जिनमें पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, जो सुल्तान इब्राहिम लोधी का चाचा था, उन दोनों ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था।
इन कारणों से प्रेरित होकर बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और निर्णायक युद्ध से पूर्व बाबर ने 4 बार आक्रमण किया। सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाजोर और बेहरा पर आक्रमण किया। तत्पश्चात पुनः 1519 में उसी क्षेत्र पर आक्रमण किया और 1520 में तीसरी बार भारत पर आक्रमण सियालकोट और उसके आसपास के क्षेत्र पे किया और चौथी बार 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण कर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उस क्षेत्र को आलम खां और लोदी के नियंत्रण में सौंपकर बाबर पुनः काबुल लौट गया, क्योंकि उसको दौलत खां लोदी पर शक था। परंतु बाबर के वापस लौटते ही दौलत खां लोदी के द्वारा लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण से 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और अब की बार भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसका भारत को जीतना था, स्थायी राज्य की स्थापना थी। शीघ्र ही बाबर ने लाहौर और दीपालपुर सहित पंजाब को जीत लिया और पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। इब्राहिम लोदी के द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब की तरफ सेना को रवाना किया और अंत में दोनों की सेनाएं पानीपत नामक स्थान पर आमने सामने आ खड़ी हुई और पानीपत का ये मैदान वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये निर्णायक युद्ध हुआ और पहले ही दिन दोपहर तक इस युद्ध का निर्णय सामने आया, जिसमें इब्राहिम लोदी लड़ते हुए युद्ध मैदान में ही वीरता को प्राप्त हुआ और बाबर की निर्णायक विजय हुई। इस युद्ध में पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी और इस प्रकार 320 वर्ष बाद अर्थात 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए राजवंश की नींव पड़ी, जिसको मुग़ल राजवंश के नाम से जाना जाता है। बाबर की सफलताओं की अगर बात की जाए या सफलता के कारणों की अगर बात की जाए तो बाबर का योग्य नेतृत्व, उसका तोफखाना और तुलुगमा पद्धति उसकी विजय के प्रमुख कारण है। तुलुगमा पद्धति में मुख्य सेना के साथ साथ दाएं और बाएं पक्ष में अतिरिक्त सेना या सैनिक रखे जाते थे, ताकि जब निर्णायक युद्ध होता था तब दाएं और बाएं के अतिरिक्त सैनिक शत्रु सेना को दाएं और बाएं से आगे बढ़कर पीछे से घेरकर आक्रमण करते थे, जिससे शत्रु सेना की परेशानियां बढ़ जाती थी और इस प्रकार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में किया गया। साथ ही साथ तोफखाने का प्रयोग भी किया गया। उसके पास मुस्तफ़ा और अली नाम के 2 सुप्रसिद्ध तोपची थे और उनकी सेवाओं से बाबर को बड़ा फ़ायदा मिला और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की निर्णायक विजय हुई और भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसको मुग़ल राजवंश के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।